जैसे अभी हमारे पास एक क्वेश्चन आया था कि दो बिंदु के बीच नियामक, दो बिंदुओं का नियामक दिया रहता है तो उसके बीच डिस्टेंस पूछ दिया जाता है, उसके मूल बिंदु का नियामक पूछ दिया जाता है, या फिर आपको किस अनुपात में बांटता है ये पूछा जाता है। जैसे आपको एक रेखा जिसका ए है, एक बिंदु ए है, दूसरा का बिंदु बी है, इसका नियामक x1 बाई 1 है, इसका नियामक x2 बाई 2 है। तो इन दोनों के बीच दूरी, डिस्टेंस, दूरी का फॉर्मूला होता है, ए बी का डिस्टेंस निकलता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस बाई 1 माइनस बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको x2 करके भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। ये आपका दूरी सूत्र है। और दो बिंदुओं के बीच एक मूल मध्य बिंदु होता है, उसका भी नियामक पूछ दिया जाता है। मध्य बिंदु मान लिया जाए P, उसका ए बी रेखा के बीच मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का नियामक कैसे निकलता है, x1 प्लस x2 बटा 2 बाई 1 प्लस बाई 2 बटा 2। ये आपका मध्य बिंदु का नियामक निकल गया है। और यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये आपका रेखा दो बिंदुओं के बीच एक ट्रायंगल में इसी प्रकार क्वेश्चन आता है कि एक त्रिभुज है जिसका तीनों शीर्ष का नियामक दिया रहता है, x1 बाई 1, x2 बाई 2, x3 बाई 3। तो इससे एरिया सूत्र पूछा जाता है। एरिया बोले तो क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या, हाफ x1 बाई 2 माइनस बाई 3 होना चाहिए, और प्लस x2 तो बाई 3 माइनस बाई 1 होना चाहिए, प्लस x3 तो क्या होना चाहिए, बाई 1 माइनस बाई 2 होना चाहिए। यहां से आप लॉजिक कर सकते हैं कुछ ना कुछ। इसका जो भी आंसर आएगा इकाई के रूप में आएगा, एरिया जो आएगा किस रूप में, इकाई के रूप में आता है, क्योंकि त्रिभुज का 3 नियामक है। तो देखो इसमें 123, 231, 312 का लॉजिक है। देखो 123, 231 और 312 का लॉजिक है। कहने का मतलब है जब फॉर्मूला नहीं याद रहता है कि हाँ x1 x2 डाले, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्टली के रूप में 123, 231, 312 के रूप में याद रख सकते हैं आप। यहाँ से आपका एरिया सूत्र निकल गया। आप यहाँ से मूल बिंदु भी पूछ सकता है, केंद्रक का नियामक पूछ सकता है। यहाँ से क्या पूछ सकता है, केंद्रक, मतलब तीनों बिंदुओं का जो सेंटर है इसका जब पूछ देगा नियामक क्या होगा, केंद्रक का नियामक क्या होगा, तो यहाँ से क्या करना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 और बटा 3 करना है, बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 और बटा 3 करना है। तो ये आपका केंद्र का नियामक निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, केंद्र का नियामक निकल जाएगा। यहाँ से आपका दूरी सूत्र क्लियर हुआ। अब आप आ जाइए ट्रायंगल में आ जाइए। ट्रायंगल मेंसुरेशन में आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तब आपसे क्वेश्चन बनेगा। मेंसुरेशन में क्या होना चाहिए, यहाँ से और एक क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ से अक्ष वाला भी क्लियर कर देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हिट किया जाता है कि मूल बिंदु का नियामक होता है, मूल बिंदु जहाँ दो रेखाओं एक आपस में प्रतिच्छेद करती है तो कटान बिंदु को ही मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का नियामक जो होता है 0,0 होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन हिट करता है कि मूल बिंदु से क्वेश्चन आपका रहेगा, मूल बिंदु से 4,3 के बीच की दूरी है। तो मूल बिंदु का आपको माइंड में सेट होना चाहिए कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है। मूल बिंदु का नियामक नहीं दिया रहेगा, पूछेगा कि मूल बिंदु से 4,3 के बीच की दूरी होगा। तो मान लिया कि मूल बिंदु ए है और दूसरा का बिंदु बी है जिसका नियामक 4,3 दिया हुआ है। लेकिन आपको ध्यान में रहना चाहिए कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0,0। तो अब आपका दूरी सूत्र से निकाल सकते हैं, ए बी बराबर, अभी हम बताएं फॉर्मूला क्या बताए थे, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर। तो x1 0 है और x2 कितना है, 4 है, तो इसका होल स्क्वायर और प्लस बाई 1 भी 0 है और माइनस x बाई 2 भी 3 है। यहां से आप निकाल सकते हैं 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 25 का वर्गमूल आपको 5 इकाई रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस है जो कि इकाई में होता है। अब यहां से 5 आपका आया,
लेकिन यहाँ से आपको एक पॉइंट यही क्लियर होना चाहिए कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0,0। तो आपको क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा 0,0, डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करेगा कि मूल बिंदु से बिंदु 4,3 के बीच की दूरी को ज्ञात करें। तो आप देखिए, आप यहाँ मूल बिंदु का नियामक आप जानते हैं 0,0, तो डायरेक्ट इसी का स्क्वायर रूट अंडर चढ़ा करके 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करके आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ से होता है एक क्वेश्चन आता है भुज कोमा कोटि के रूप में। भुज यहाँ से पूछता है कि एक्स से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, तो एक्स से दूरी उस बिंदु का कोटि कहलाता है। यहाँ से मैं आपको हटा देता हूं। तो यहाँ से देखो, ये आपका है नियामक, ये आपका है एक्स एच, ये एक्स डैश है, ये बाई है, और ये आपका बाई डैश है। इधर होता है आपका निगेटिव, क्या होता है निगेटिव, ये आपका पॉजिटिव होता है, ये आपका निगेटिव होता है, ये आपका निगेटिव होता है। यहाँ से 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव होता है, 3 निगेटिव कर दिए यार। ये पॉजिटिव होता है, क्या होता है पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। एक्स एक्स डैश बाई बाई डैश। अब यहाँ से पूछता है कि एक्स से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। तो ये मान लिया जाए कि ये आपका एक्स है, तो एक्स से दूरी कौन होगा, इधर होगा। तो एक्स से दूरी क्या कहलाता है, तो ये आपको अगर मिला देते हैं, यही है, मान लीजिए बिंदु P रख लिया, इसका नियम एक्स कोमा बाई। तो एक्स से दूरी ये आपका एक्स है और ये आपका बाई है। तो एक्स से दूरी कौन है, बाई है कि नहीं। तो एक्स से दूरी उस बिंदु का कहलाता है, तो कहलाता तो है कोटि। क्या कहलाता है, एक्स से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, कोटि, और बाई एक्स से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, भुज। तो एक्स से दूरी कौन है, बाई, तो ये आपका कोटि हो गया, क्या होगा कोटि हो गया, और ये आपका क्या हो गया, भुज हो गया। बाई अक्ष से दूरी, तो बाई आपका ये है, अब बाई अक्ष से दूरी कौन है, एक्स है, तो एक्स आपका क्या कहलाएगा, भुज कहलाएगा। और एक्स से दूरी एक्स से दूरी बाई नियामक होता है, एक्स से दूरी क्या है, बाई नियामक, तो बाई नियामक क्या कहलाएगा, कोटि। अब बाई एक्स से दूरी क्या कहलाएगा, बाई एक्स से दूरी कौन सी होता है, एक्स नियामक, तो बाई अक्ष से दूरी एक्स नियामक, एक्स नियामक आपका क्या होगा, भुज होगा, क्योंकि एक्स से दूरी बाई नियामक और बाई एक्स से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, कोटि, तो बाई नियामक आपका कोटि हो गया। और बाई अक्ष से दूरी एक्स नियामक और बाई एक्स से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, भुज कहलाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्स से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, कोटि, और बाई एक्स से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, भुज कहलाता है। ये आपका कॉन्सेप्ट है। अब यहां से अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसी से है, यही डायग्राम से आपको एक क्वेश्चन हिट करता है। थोड़ा सा हम बता दें, इसको भी यहां मिटा देते हैं। देखिए, यही आपका है, ये अभी हमने इस डायग्राम को पा रहे हैं कुछ देरी पहले। ये आपको हम क्या बताए थे कि एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये बाई है और ये बाई डैश होता है। अभी हमने इसको बताया कि ये कोचिंग होता है पॉजिटिव में होता है, पॉजिटिव होता है, ये आपका निगेटिव है, ये आपका निगेटिव है। तो इससे पूछा जाता है कि प्रथम चतुर्थांश क्वेश्चन आपसे ही ये हुए रहेगा कि प्लस 4,3 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है। तो ये आपका प्रथम चतुर्थांश, इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको सेकेंड, इसको तृतीय बोलते हैं, इसको चतुर्थ बोलते हैं। तो पूछता है कि प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, तो ये आपका 4,3 है। तो ये देखिए आपका पॉजिटिव लाइन है, ये आपका पॉजिटिव लाइन है, ये 4,3 है, क्या दर्शाता है, ये एक्स है और ये बाई है। तो इधर से देखिए प्रथम चतुर्थांश में आपका क्या है, प्रथम चतुर्थांश को हम घेरा करते, ठीक है, ये आपका प्रथम हो गया, क्या है, ये प्रथम है आपका। तो इसमें देखिए आपका ये क्या है, पॉजिटिव है, ऊपर देखिए क्या है, पॉजिटिव है, कहने का मतलब इस घर को यही अंडरग्राउंड कर रहा है, ये घेर रहा है आपको। तो ये भी आपका लाइन है पॉजिटिव और ये भी आपका लाइन है। किसी भी दूरी निकालने के लिए सर्वप्रथम आपको एक्स अक्ष लेना होगा, और एक्स अक्ष आपका क्या है, पॉजिटिव है, बाई अक्ष क्या है, पॉजिटिव है। कहने का मतलब प्रथम चतुर्थांश में जो भी होना चाहिए वो प्लस कॉमा
प्लस होना चाहिए, मतलब प्लस प्लस रहेगा तो कौन सा चतुर्थांश में रहेगा, प्रथम चतुर्थांश में रहेगा। किस में रहेगा, प्रथम में रहेगा। और आपको माइनस प्लस दे दिया जाए, ये आपका क्या है माइनस, जब भी दूरी लिया जाएगा किसी में मतलब मापा जाएगा तो आपको एक्स अक्ष से लिया जाएगा तब बाई अक्ष है। अब बताओ ये एक्स अक्ष कोची में है, माइनस में है। ये आपको देखो ई कौन घेरा कर रहा है, इसको ये घेर रहा है, ये जो एक दूसरे पर लंबवत है यही दोनों है, तो इसको कौन कौन घेर रहा है, ये और ये ए। तो ये आपका निगेटिव जब भी रहेगा दूरी लिया जाएगा तो पहले एक्स अक्ष से लिया जाएगा, तो ये आपका निगेटिव है और वो आपका प्लस है। तो माइनस प्लस किस चतुर्थांश में रहेगा, तो द्वितीय में रहेगा। किस में रहेगा, द्वितीय में। मतलब -3,4 किस चतुर्थांश में है, तो द्वितीय में। कहने का मतलब प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश और माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश आपका थर्ड में आ जाएगा। आपको देखिए थर्ड में ये आपको घेर रहा है, तो आपको एक्स अक्ष पहले लेना है, उसके बाद वाई अक्ष को लेना है। तो एक्स अक्ष आपका माइनस है, वाई अक्ष क्या है, ई भी माइनस है। कहने का मतलब माइनस कॉमा माइनस आपको किस चतुर्थांश में आएगा, तृतीय में आएगा। किस में आएगा, तृतीय में आएगा। मतलब जो भी तृतीय में रहेगा वो माइनस माइनस में रहेगा। कहने का मतलब -3 -4 जब पूछ दिया जाए कि किस चतुर्थांश में है, -3,4 किस चतुर्थांश में है, तो आपको तृतीय मारना होगा। और फोर्थ नंबर में आपका देखिए, फोर्थ नंबर में ये आपको काट रहा है, तो फोर्थ में देखिए आपको पहले एक्स अक्ष का दूरी लेना है, तो एक्स अक्ष कौची में है, प्लस में है, और वाई अक्ष क्या है, माइनस में है। तो प्लस माइनस किस चतुर्थांश में रहेगा, तो चतुर्थ में रहेगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 4,-3 किस चतुर्थांश में है, तो आपको किस में मारना है, चतुर्थ में मारना है। यहां से क्वेश्चन आपको हिट किया हुआ रहेगा, हिट किया रहेगा, आपको माइंड में सेट कर लेना है। इधर पर फिगर रखना है, इधर इधर आपको इधर वाला मारना है, प्रथम वाला जो है राउंड, प्रथम जो घर है उसमें मारना है प्लस, इधर भी प्लस ऊपर भी प्लस। प्रथम में क्या है, प्लस प्लस है प्रथम चतुर्थांश, माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश, माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश और प्लस माइनस चतुर्थांश। इससे क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन डायरेक्ट हिट करेगा। 4,3 किस चतुर्थांश में है, -4,3 किस चतुर्थांश में, -4,-3 किस चतुर्थांश में, 4,-3 किस चतुर्थांश में। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि प्रथम वाला प्लस प्लस होता है, सेकंड वाला माइनस प्लस होता है, थर्ड वाला माइनस माइनस होता है और फोर्थ वाला में प्लस माइनस होता है। अब आपको थोड़ा सा मेंसुरेशन का कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। मेंसुरेशन आपसे तब बन पाएगा जब तक कि आपको फॉर्मूला याद होगा। आपको फॉर्मूला याद रहेगा, आपसे क्वेश्चन बनेगा मेंसुरेशन में। जैसे बेलन है, शंकु है, गोला है, तो बेलन का सूत्र होना चाहिए, अब एरिया एंड वॉल्यूम होना चाहिए, आपको गोला का होना चाहिए, अर्धगोला का होना चाहिए, वृत्त का होना चाहिए, अर्धवृत्त का होना चाहिए। ज्यादातर अर्धवृत्त का पेरीमीटर पूछ दिया जाता है, परिमाप, तो उसमें लोग फंस जाते हैं। थोड़ा सा इसको हम डिस्कस कर देते हैं बेलन के लिए। तो बेलन का आप पहले डायग्राम देख लेंगे। बेलन तो बेलन में क्या होता है, त्रिज्या होती है, हाइट होती है, त्रिज्या होती है, बस इतना ही होती है। तो बेलन का पहला पूछेगा एरिया क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ अभी प्रूव करने का समय नहीं, सिर्फ हम रिवीजन के तौर पर ये आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। तो बेलन का एरिया आपका होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर देखेंगे, इसका एरिया करने का मतलब क्षेत्रफल, तो 2πr(h) हो जाएगा। 2πr(h) होगा तो इसका जो नीचे का एक वृत्त है और ऊपर का जो एक वृत्त दिख रहा है उसमें ऐड नहीं होता है। तो संपूर्ण एरिया पूछेगा, मतलब टोटल एरिया मतलब संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसमें ये आपका वृत्त है, देखिए आपका ये क्या है, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², और ये भी आपका क्या है, वृत्त है, तो ये भी इसका πr²। कहने मतलब πr² और πr² क्या होगा, जुड़ जाएगा, किसमें, संपूर्ण वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल कहेगा तब। तो संपूर्ण में हो जाएगा 2πr(h) और यहाँ πr² प्लस πr², क्या πr², 2πr²। यहां से देखिए 2πr कॉमन है, तो h प्लस r।
अब आपका है बेलन। बेलन का ये एरिया है तो इसका वॉल्यूम देख लीजिए, आयतन क्या होता है बेलन का आयतन। बेलन का आपका आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये आपका बेलन का क्लियर हो गया है। अगला है आपका गोला। तो गोला का जो होता है ये आपका वृत्त का बिगड़ा हुआ रूप को गोला कहते हैं। वृत्त के बिगड़ा हुआ रूप का क्या कहते हैं, गोला। तो गोला का इसमें भी एरिया पूछा जाता है, मतलब वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल। तो इसमें 4 पाई आर स्क्वायर होगा। क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर वॉल्यूम पूछ दिया जाए मतलब आयतन, तो 4/3 पाई आर क्यूब। और गोला अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए, काट दिया जाए, मतलब इसको गोला को अब गोला ये आपका यही है, गोला का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर और आयतन इसका 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन गोला के रूप में एक अर्ध गोला आता है, कहने का मतलब आधा इसको काट दिया जाए तो ये आपका डायग्राम रहेगा। ये आपका क्या है, अर्धगोला है। तो अर्धगोला है तो पूरा गोला का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोला है तो अर्धगोला का क्या हो जाएगा, अर्धगोला का क्षेत्रफल हो जाएगा आपको, पूरा है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसका आयतन कहेगा, अर्धगोला का आयतन तो क्या हो जाएगा, वो 4/3, तो ये 2/3 पाई आर क्यू। लेकिन यहाँ अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, अर्धगोला के संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं है। क्योंकि अर्धगोला में देखो ये पाई आर स्क्वायर ये एक जुट जाएगा, क्योंकि एक वृत्त के रूप में इसका ढक्कनवा का ये नहीं जुटा है एरिया संपूर्ण में। अगर संपूर्ण वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल कहेगा, संपूर्ण अर्धगोला का संपूर्ण वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल कहेगा, तो इसमें जुट जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस ये वृत्त का एरिया जुट जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर, कितना पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया बात। आपको गोला हो गया, शंकु बेलन हो गया। अब आपका शंकु है, तो शंकु का भी थोड़ा सा देख लीजिए। शंकु, शंकु देखिए ये आपका शंकु का डायग्राम है। शंकु है, इसमें हाइट होती है और थोड़ा सा त्रिज्या होती है। ये आपका त्रिज्या है, ये आपका हाइट है, ये आपका तिरछी ऊंचाई। तो इसमें ध्यान से देखना होगा कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जब पूछेगा, एरिया, शंकु का एरिया, तो की लिखना है सिर्फ पाई आर एल, जहां 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 एल क्या होगा, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। एल बराबर, इसको क्या बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई बोला जाता है, तिरछी ऊंचाई बोला जाता है किसको, एल को। अब यहां से एरिया तो हम पाई आर एल बोल दिए, जहां एल क्या, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसका आयतन देखा जाए तो वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर आयतन, तो आयतन इसका होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका हो गया शंकु। अब शंकु पर डाल दिया जाए गोला अर्धगोला, तो एज ए कंडीशन है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन किस टाइप से पूछ रहा है। ये आपका शंकु, गोला, आयतन। एक थोड़ा सा वृत्त का आप देख लीजिए, वृत्त का एरिया क्या होता है, वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और परिमाप, एक परिमाप पूछा जाता है, वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर एल। यहां से काट दो आधा। ये इस वृत्त को एरिया भी हमने क्या लिखे हैं, पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त है, इसको हम काट दिए, तो वृत्त को काट दिए हैं, तो पूरा वृत्त का एरिया क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, और परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर। लेकिन पूरा वृत्त को हम काट दिए हैं, इसको हम काट दिए, अर्धवृत्त बनाए, आधा बनाए, तो ये आपका है, ये आपका है। इस तरह से कटेगा वृत्त। तो ये आपका जो वृत्त निकला,
तो इसका इसका पूछ देगा कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है। तो अर्धवृत्त का यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक आपका पाई आर है, क्या है, पाई आर। और उसके बाद ई क्या होता है, ई व्यास होता है। तो व्यास कितना के बराबर होता है, त्रिज्या के दोगुना होता है, कहने का मतलब 2r के बराबर होता है। तो ये आपका अर्धवृत्त का परिमाप निकला। क्या निकला, अर्धवृत्त का परिमाप। देखो इसमें r कॉमन है, r कॉमन है, r कॉमन है, तो बचा क्या, पाई प्लस 2। ये आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई इंटू आर प्लस r इंटू पाई प्लस 2। ये आपको निकालना होता है। ऐसे आपके पास माइंड है तो हर क्वेश्चन को, हर फॉर्मूला को आप निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्टली दिया जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट हिट कीजिएगा, हिट करेगा कि अर्धवृत्त का पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है, तो ऑप्शन में ये आपको दिया रहेगा। और यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन बनता है, अब आप आ जाइए ट्रायंगल में, समरूप त्रिभुज। ट्रायंगल में आपको दिया रहेगा क्या, समरूप त्रिभुज से कुछ क्वेश्चन रहता है। तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है कि दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाएंगे यदि और केवल यदि दोनों त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर रहे तो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। और समरूप त्रिभुज के संगत भुजा अनुपातिक होता है, जो कि थेल्स प्रमेय में भी पढ़ा जाता है। थेल्स प्रमेय में प्रूव किया जाता है कि एक त्रिभुज है, एक तीन भुजाओं में से किसी एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाती है बनावट में। थेल्स प्रमेय प्रूव करने के लिए पूछा जाता है। लेकिन दो समरूप त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत भुजा अनुपातिक होता है। तो यहाँ से पूछा जाता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात वही होता है जो उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। यह आपको यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव के रूप में हिट किया जाता है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात वही होता है जो उनके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के मतलब बराबर होता है। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपको पूछ दिया जाएगा कि एरिया ट्रायंगल त्रिभुज ABC और एरिया ट्रायंगल त्रिभुज DEF, कोई दो त्रिभुज है जो कि समरूप है और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, उनके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब AB बटा AB के संगत क्या है, DE का स्क्वायर, यह स्क्वायर, या फिर BC बटा BC के संगत क्या है, EF है, तो EF का स्क्वायर, या फिर AC ले लीजिए, तो AC के संगत क्या है, DF। ये आपको पढ़ना है, इससे एक ऑब्जेक्टिव 100% रहता है। देखो दो समरूप त्रिभुज क्या है, समरूप है, दो त्रिभुज क्या समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात वही होता है जो उनके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात होता है। तो देखो अगर इसमें तीन भुजा में से कोई दो भुजा या फिर कोई दो क्षेत्रफलों का अनुपात दिया रहे तो भुजा पूछ देगा, और भुजा दिया रहे तो क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ दिया जाए। जैसे दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया 49 बटा 81, तो पूछ देगा उनके संगत भुजा के अनुपातों, और संगत भुजा का अनुपात होता है। तो हम जानते हैं कि एरिया ट्रायंगल जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है उनके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब आपको दिया रहे दो समरूप त्रिभुज दे दिया जाए कि एक का है आपका 81 और दूसरा का है 49, तो पूछ दिया जाए कि उसके संगत भुजा का अनुपात क्या होगा। तो अभी हमने पढ़े हैं कि एरिया ट्रायंगल त्रिभुज ABC और बटा एरिया ट्रायंगल त्रिभुज DEF बराबर क्या हो जाएगा, कोई भी संगत भुजा रहेगा AB बटा BC का स्क्वायर कर दो। अब इसका अनुपात दे ले कितना, 81 अनुपात कितना दिया रहेगा 49, तब AB बटा BC निकालना होगा, BC या D जो भी रहे संगत भुजा। अब इसको स्क्वायर में है, क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाएगा तो ये रूट में आ जाएगा क्या, 81 बटा 49, तो क्या आ जाएगा AB बटा BC, तो इसको 9 और ये 7, संगत भुजा का अनुपात मिल गया कि नहीं, 9 बटा 7।
ऑप्शन रहेगा 9:7। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है कि जब दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया रहे तो डायरेक्ट उसका रूट निकाल दो, आंसर निकल जाएगा। और जब दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल, जब दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात दिया रहे तो क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे तो उसका सिर्फ स्क्वायर कर देना है। कहने का मतलब है कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात दिया रहे 7,5, तब उसका एरिया, उसका क्षेत्रफलों का अनुपात पूछेगा तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर देना है। क्या करना है? स्क्वायर। करने का मतलब 49/25 इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट से पता चल रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात वही होता है जो उनके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया रहे तो अब उनके संगत भुजा का अनुपात पूछे तो रूट करके निकाल देना है, और जब भुजा का अनुपात दिया रहे तो उसको स्क्वायर कर देना है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात निकल जाएगा। अब यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, तो देखो ये आपका वृत्त है, तो वृत्त के बाह्य बिंदु से, कहने का मतलब बाहरी बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2 और केवल 2। देखिए एक ये हमने स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, स्पर्श रेखा खींचे हैं, और ये आपका एक स्पर्श रेखा खींचे हैं। अगर इसके अलावा कोई दूसरा स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो कट जाती है। अगर दूसरा कहीं से भी खींचेगा, अगर इधर से खींचते हैं तो देखिए रेखा को काट देता है, इधर से भी खींचते हैं तो रेखा को काटता है, काट रहा है कि नहीं? तो किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2 और केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यहां से एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। और एक पॉइंट और इससे है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है तो त्रिज्या पर क्या होता है? त्रिज्या पर कितना डिग्री का कोण बनता है? तो 0, 45 और आपका 180 इसमें ऑप्शन में दिया रहेगा। इससे 3 वृत्त से 3 आपको पॉइंट बनता है। पहला कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2 और केवल 2। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है तो त्रिज्या पर क्या होता है? लंब होता है। मान लिया जाए बाह्य बिंदु इस पर, देखिए इसको हटाओ थोड़ा सा, ये आपका वृत्त है। वृत्त के बाह्य बिंदु से हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, ठीक है? स्पर्श रेखा एक इधर, तो आपका ये त्रिज्या होता है, क्या है? त्रिज्या। तो त्रिज्या पर क्या होता है? स्पर्श रेखा जो खिंचा रहा है वो त्रिज्या पर क्या हो रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है, मतलब लंबवत खिंचा रहा है। क्या हो रहा है? लंबवत खिंचा रहा है। ये आपका 90 डिग्री का क्वेश्चन। तो यहां से पूछ एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट बनता है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है तो त्रिज्या पर क्या होता है? लंब होता है। कहने का मतलब 90 डिग्री का कोण बनता है। और हाँ, यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहां से होकर गुजरती है? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहां से होकर गुजरेगी? सेंटर से होकर गुजरेगी। वृत्त की सबसे बड़ी व्यास को ही यहां से पूछने का अपना अपना तरीका है। ये देखो आपका जीवा है, ये भी आपका जीवा है, ये भी आपका जीवा है, लेकिन जो सेंटर से होकर गुजरेगी, सेंटर से, वृत्त के जो सेंटर है उससे जो होकर के गुजरेगी वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी। और वो व्यास उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। और इसको या फिर सबसे बड़ी जीवा। यहां से आपको क्वेश्चन करेगा कि वृत्त की जीवा किससे होकर वृत्त की सबसे बड़ी जीवा किससे होकर गुजरती है? तो वृत्त के सेंटर से होकर। ये आपका सेंटर है, क्या है? केंद्र है। तो वृत्त का जो है सबसे बड़ी जीवा किससे होकर गुजरेगी? सेंटर से, केंद्र से होकर गुजरेगी। और वृत्त की सबसे बड़ी व्यास, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त का जो सबसे बड़ी जीवा है क्या कहला रहा है? वृत्त का व्यास कहला रहा है। कहने का मतलब वृत्त से 3, अब
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव पॉइंट बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है तो त्रिज्या पर लंब होती है, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा सेंटर से होकर गुजरती है, या फिर वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। एक होता है माध माधिका से भी क्वेश्चन हिट करता है, माध माधिका बहुलक। तो इसमें तो आपको क्लियर होना चाहिए फॉर्मूला, जो कि माध माधिका और बहुलक से क्वेश्चन हिट करता है, यहां से डायरेक्ट हिट करता है। सब बहुलक जो होता है वृत्त जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलक होता है। क्या होता है? बहुलक होता है। मतलब जिस संख्या को सबसे ज्यादा रिपीट किया जाता है वो आपका बहुलक होता है। कुछ हम लेते हैं क्वेश्चन। देखिए कौजी बहुलक, माध माधिका और बहुलक। तो माध बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है, और औसत उसी के रूप में निकाला जाता है। मतलब टोटल संख्या को जोड़ दिया जाए, जितना संख्या उससे भाग दिया जाए तो आपका एवरेज या फिर माध्य निकलेगा। और माध्यक भी होता है, तो माध्यक निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ संख्या देखना पड़ता है, नंबर ऑफ मतलब कितना नंबर है और उसको अरेंज करना पड़ता है, तब आपको माध्यक निकलता है। और बहुलक तो सबसे ज्यादा बार जो रिपीटेड नंबर होता है उसी को हम बोलते हैं बहुलक। मतलब जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वो आपका बहुलक होता है। जैसे हम एक कोई अधिक नंबर लेते हैं, उसमें आपको ढूंढना है 2 3 2 4 3 2 5 2 7 2। तो इसमें आपको क्वेश्चन करेगा कि बहुलक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में है। तो बहुलक सबसे अधिक बारंबारता जिसका होगा वही आपका बहुलक होगा। तो आपका बहुलक देखिए सबसे ज्यादा वो रिपीटेड क्वेश्चन कौन है? 2 है। ये 1 2 3 4 1 5। तो बहुलक आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ। कितना बार? 5 बार रिपीट हुआ। तो 5 बार रिपीट हुआ तो आपका बहुलक होगा। अब इसमें पूछता है माध्यक। तो माध्यक तो आपको नंबर निकालना होता है। अब माध्य पूछेगा, इसमें माध्य पूछेगा तो टोटल संख्या को ऐड कर देना है। टोटल संख्या को मतलब संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, मतलब योगफल बटा संख्याओं की संख्या। टोटल जितना उसको जोड़ देना है और जितना संख्या उससे भाग दे देंगे तो आपको माध्य निकल जाएगा। और माध्यक निकालने के लिए 2 तरीका होता है। एक तो आपका अगर नंबर आपका सम संख्या तो उसके लिए होगा n/2 माप पद प्लस n+1/2 माप पद। ये आपका होगा सम संख्या रहेगा तब। अब विषम संख्या जब रहेगा, n क्या रहेगा? n जब आपका विषम रहे तो ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा n+1/2 माप पद। प्रेक्षण या पद वही हुआ। ये आपका रहेगा माध्यक निकालने का तरीका। और बाकी होता है कि इसको अरेंज कर देते हैं बढ़ते हुए क्रम में, तो दोनों तरफ से जो इल्यूमिनेट करके बीच वाला नंबर होता है वही आपका क्या होता है? माध्यक।